Very good morning, dear students. Chapter 9 journal we are doing, and today we will discuss recording of banking transactions. So open your page number 9.26 in your books. When cash is deposited into the bank, जब कोई भी कैश हम अपने बिजनेस के बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो उस टाइम पे क्या एंट्री होगी? बैंक आपका इंक्रीज हो जाएगा और कैश डिक्रीज. ठीक है, तो एंट्री विल बी, फर्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. राइट, अभी मैं जस्ट आपको एंट्रीज ही बता रही हूँ. सेकंड है व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक. जब आप विड्रॉ करते हो इट मींस कैश आपकी बैंक से कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो बैंक विल बी क्रेडिट. जब आपका बैंक इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है. जब आपकी कैश इंक्रीज होती है तो कैश डेबिट होगी. ओके, और जब ये दोनों डिक्रीज होते हैं तो ये आपके क्रेडिट हो जाएंगे. ये बस ये बातें माइंड में आप रख लेना. व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक इट मींस बैंक आपका डिक्रीज हो रहा है तो कैश इंक्रीज हो रही है. ओके, कैश कमिंग तो कैश विल बी इंक्रीज एंड कैश विल बी डेबिट. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बैंक से पैसा निकल रहा है, विड्रॉ हो रहा है, तो बैंक आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो ये आपको क्रेडिट करना है. थर्ड एंट्री है आपकी व्हेन चेक्स ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे. अगर आपको कोई भी कस्टमर से चेक मिल जाता है और आप उसी डे को ही अपने बैंक में डिपॉजिट कराते हो तो इट मीन्स आप अपना बैंक इंक्रीज करते हो, यानी कि वो चेक आपके बैंक को इंक्रीज करेगा. तो एंट्री सिंपल, आपकी बैंक इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, जो भी नेम होगा उसका कस्टमर का आप उसका नेम लिख देंगे. ओके, नेक्स्ट है when check drafts etc received from the customers are not sent to the bank on the same day. अगर वो चेक जो है वो सेम डे पे नहीं डिपॉजिट करवा पाते हैं बैंक में तो उस केस में बैंक आपका इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि चेक तो उनके खुद के पास ही रहेगा. तो इट मींस चेक इन हैंड, आपके पास एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा, दैट इज अ चेक्स इन हैंड अकाउंट. आपको जो एंट्री इसमें करनी है, अब बैंक का इंक्रीज ना करके चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट. ठीक है, अभी टू कस्टमर जो भी नेम है उसका. ओके, टू कस्टमर. अब आप नेक्स्ट डे तो इस चेक को डिपॉजिट करवाओगे बैंक में, तो जिस दिन भी आप उसको बैंक में डिपॉजिट कराओगे तो बैंक विल इंक्रीज. जब बैंक इंक्रीज होगा नेक्स्ट डे तो बैंक आपका डेबिट हो जाएगा. तो बैंक अकाउंट डेबिट. और चेक्स इन हैंड की क्या जरूरत है, जो जितने से आपने इसको डेबिट किया था इस अकाउंट को अब क्लोज करने के लिए उतने से ही आप इसको क्रेडिट कर देंगे. चेक्स इन हैंड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर आपका. राइट, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट तब किया था जब आप उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं करा रहे, आपके पास ही वो चेक है, तो एंट्री अपनी की चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर. लेकिन नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे जब भी आप उसको बैंक में डिपॉजिट कराओगे देन बैंक विल इंक्रीज, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट. अब चेक्स इन हैंड जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट, यानी कि ये अकाउंट तो आपका क्लोज हो गया. अल्टीमेटली एंट्री आपकी क्या रही, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट एंट्रीज बता रही हूँ मैं. नेक्स्ट केस देखेंगे 6 पॉइंट व्हेन ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट. अब अगर डायरेक्टली कस्टमर हमारे अकाउंट में जाके डिपॉजिट करा देता है तो ऑब्वियसली बैंक आपका फिर से इंक्रीज हो जाएगा. तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, ये 6 पॉइंट है आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर. ओके, नेक्स्ट केस है आपके पास व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड. अब क्या हुआ कि जो चेक आपने पहले से ही डिपॉजिट करवा रखा है बैंक में कैश होने के लिए, लेकिन वो डिसऑनर हो गया. डिसऑनर होने का मीन्स मतलब ये होता है कि या तो उस कस्टमर के अकाउंट में उतना पैसा नहीं है जितने का उसने चेक दे दिया. मान लीजिए उसने 10,000 का चेक दिया लेकिन उसके खुद के अकाउंट में 10,000 अमाउंट कंप्लीट नहीं है, तो आपका चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर. और डिसऑनर का मतलब कि पेमेंट आपको नहीं मिली, आपका पैसा उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ऐड नहीं हुआ. लेकिन हम ऑलरेडी एंट्री क्या कर देते हैं, जैसे ही हमने बैंक में चेक दे दिया हम बैंक को डेबिट कर देते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू अस कि हमारे अकॉर्डिंगली बैंक हमारा इंक्रीज हो गया.
लेकिन एक्चुअल में जब हमें बाद में पता चलता है कि बैंक इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि चेक जो था वो डिसऑनर हुआ है, तो अब हम उस बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि जितने से आपने उसको डेबिट किया था 10,000 से, वो 10,000 तो आपके खाते में आया ही नहीं, सो दैट्स वाई हम उसको उतने से ही क्रेडिट कर देंगे, ताकि अब उस कस्टमर से हम दोबारा से पैसा ले सकें, क्योंकि अभी तक हम उससे पैसा नहीं लिया, पैसा हमारे खाते में अकाउंट में आया ही नहीं है। तो अब डिसऑनर होने की एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स और एंट्री हो जाएगी आपकी। आपने पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, अब आप कर देंगे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपके डिसऑनर के केस में एंट्री है, रिवर्स एंट्री है। ओके, इसका मतलब ये है कि अभी इस कस्टमर से पैसा लेना बाकी है, दोबारा से फिर से लेंगे अब, ठीक है। नेक्स्ट 8th केस देखेंगे, व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम एंड इफ द चेक इज डिपॉजिटेड टू द बैंक ऑन द सेम डे। अब चेक दे रहा है और उसके ऊपर हम उसको डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो इट मीन्स जैसे हम पहले कैश के साथ डिस्काउंट मैंने कल आपको क्लियर किया था, ऐसे ही बैंक या चेक के साथ भी आप उसको डिस्काउंट देते हो। जैसे डिस्काउंट अलाउड, अब कस्टमर को आप अलाउ कर रहे हो तो पैसा आप रिसीव कर रहे हो चेक के थ्रू, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ओके, इट मीन्स कैश और बैंक के साथ ही आपका डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि अगर कैश रिसीव कर रहे हो तब भी आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो तो तब भी ये दोनों सेम डेबिट हो जाएंगे। अब अगर वो चेक दे रहा है तो तब भी हम उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो दोनों डेबिट होंगे। बैंक इंक्रीज होगा, उसमें से आप डिस्काउंट जो दे रहे हो वो डिस्काउंट में आ जाएगा, ठीक है, टू कस्टमर जो भी उस पर्सन का नेम है, राइट। ये तो था जब हम सेम डे ही चेक जो है वो डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक में। अगर हम सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाते हैं तो फिर से वही चेक इन हैंड वाला वो आ जाएगा केस आपका, ठीक है। आगे है इन केस ऑफ अबव चेक इज डिसऑनर्ड, अब सपोज कर लो कि ये चेक जो है ये डिसऑनर हो गया, ठीक है, एंड द डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर विल आल्सो बी विथड्रॉन। अब जो हमने उसको डिस्काउंट दिया था ये भी विथड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि अगर पैसा आया ही नहीं तो फिर डिस्काउंट हम कैसे इसको दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे अब डिसऑनर के केस में, अब ये तो था कि रिसीव्ड है, अब अगर डिसऑनर का केस मैं करूं, ये डिसऑनर का केस है, इसमें आप रिवर्स एंट्री कर देंगे, ये पूरी रिवर्स एंट्री हो जाएगी आपकी, कस्टमर डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट जो आपने उसको दिया, जितने से आपने उसको अलाउ किया अब उतने से ही हम अलाउड से ही उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये आप रिवर्स एंट्री करेंगे क्योंकि अभी ये पैसा आपने रिसीव नहीं किया है, अब आप फिर से उससे दोबारा से लेंगे ये पैसा। नेक्स्ट 9 केस देखिए, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इश्यू ऑफ चेक, अगर चेक देके हम पेमेंट कर रहे हैं, अभी तो ये था कि आप चेक रिसीव कर रहे थे, अब हम चेक जो है वो पे कर रहे हैं, चेक के थ्रू अगर हम पे करेंगे तो अब हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट हो जाएगी तो हमारे अकाउंट में से वो पैसा डिक्रीज हो जाएगा, ओके। और हम चेक के थ्रू दे रहे हैं तो हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा, तो हम अब क्रेडिट करेंगे किसको, बैंक को। जैसे आप कैश में पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट करते हैं कैश को, ऐसे ही जब हम चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट करेंगे बैंक को, ओके। तो नेक्स्ट 9 केस, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इश्यू ऑफ अ चेक, तो अभी वो पर्सन चाहे आज ही हमारे अकाउंट में जाके पैसा निकलवा ले, चाहे 2 दिन बाद निकल आए, चाहे कभी भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारे अकॉर्डिंगली आज ही हमारे बैंक से पैसा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, जो भी वो अभी क्योंकि जिसको हम पेमेंट दे रहे हैं वो हमारा कोई भी पर्सन हो सकता है, मतलब वो हमारे कौन होंगे, क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर का कोई भी नेम हो सकता है, पर्सनल अकाउंट डेबिट उस पर्सन का नाम आ जाएगा, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। बैंक आपने यहाँ पर क्या कर देना है, क्रेडिट, क्योंकि आपकी यहाँ से बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा जैसे ही आपने उसको ये पैसा ये चेक दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इशू ऑफ चेक, अगर आप कोई एक्सपेंसेस हैं, को सैलरी दे रहे हैं आप चेक के थ्रू, या कोई वेजेस पे कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए, कुछ भी इंश्योरेंस पेमेंट के लिए, कुछ भी कोई भी एक्सपेंस है आपके पास, उसकी पेमेंट आप चेक के थ्रू कर रहे हैं, तब भी आप बैंक को ही क्रेडिट करेंगे और आपका बैंक बैलेंस विल बी डिक्रीज, राइट। तो एंट्री विल बी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट केस है आपके पास 11th केस, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर,
अब यहाँ पर उसने पैसा बैंक से जो है विड्रॉ किया है, लेकिन किस पर्पज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए जब भी ऑनर अपना पैसा निकालता है तो हम ड्रॉइंग्स अकाउंट को ऑलवेज डेबिट करेंगे। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट 12th केस, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द बैंक। अब यहाँ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर रहा है। चार्ज किसके ऊपर करेगा? इट मीन अगर हमने कहीं से कुछ पैसा अगर निकाला होता है बैंक से, या फिर जो भी उसके कुछ अपने एक्सपेंसेस भी होते हैं बैंक के, वो भी चार्जेस भी होते हैं। अगर बैंक चार्जेस वो यहाँ से हमारे से चार्ज करता है तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर वो इंटरेस्ट हमसे चार्ज करता है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हम एंट्रीज यहाँ पर करेंगे। इंटरेस्ट अगर वो हमसे चार्ज करता है, ठीक है, वो तब होगा जब हमने बैंक से पैसा निकाला है, ज्यादा पैसा निकाल लिया है, या हमने उनसे कोई लोन लिया हुआ है, या हम अपने अकाउंट में से कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके यूज कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, और अगर कोई बैंक चार्जेस वो निकालता है, बैंक चार्जेस मतलब आपको पता है जैसे एसएमएस वगैरह सेंड किए जाते हैं या कुछ भी और इनके एक्सपेंसेस रहते हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ चार्ज हमारे कट करते रहते हैं हमारे अकाउंट में से, तो वो होते हैं बैंक चार्जेस। चार्जेस अकाउंट डेबिट, इससे भी हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाता है, तो बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो। एक लास्ट केस है, अगर हम इंटरेस्ट जो है रिसीव करते हैं, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक। अब बैंक अगर हमें अलाउ करेगा इंटरेस्ट, तो वो इनकम हो जाएगी, तो बैंक हमारा इंक्रीज होगा उससे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ये आपकी एंट्रीज थी बैंक से रिलेटेड। इससे रिलेटेड आपकी जो न्यूमेरिकल है आगे वो आप खुद करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, वो बिल्कुल इन्हीं एंट्रीज के ऊपर बेस्ड है, आप इसको खुद ट्राई करेंगे। एक ओपनिंग एंट्री होती है। व्हाट इज द ओपनिंग एंट्री? एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो सारे अकाउंट्स हैं वो क्लोज होते हैं फाइनेंशियल ईयर के एंड में, और फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और 31 मार्च के बाद हम अपनी रीस्टार्ट करते हैं बिगिनिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की। ओके, और 31 मार्च की जो क्लोजिंग होती है वो फर्स्ट नेक्स्ट डे यानी कि 1 अप्रैल को हमारी ओपनिंग हो जाती है उन्हीं बैलेंसेस के साथ। यानी कि अब हमारे पास जो भी एसेट्स हैं, जो भी लायबिलिटीज हैं, उन एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ हम अपना नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करते हैं विद ओपनिंग एंट्री। जितनी भी हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन हैं, उनके जो भी बैलेंसेस हमारे पास शो हो रहे हैं, उनको यूज करते हुए हम 31 मार्च से उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं विद ओपनिंग एंट्री। ओके, फॉर एग्जांपल आप पेज नंबर निकालेंगे 9.28, दैट इज द, इज इट विजिबल? 9.28, ये है आपके पास ओपनिंग एंट्री टॉपिक, ठीक है। तो एसेट्स इसमें गिवन है आपके पास कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स। डेटर्स में भी नेम गिवन है अशोक, पवन, विवेक एंड मशीनरी, ठीक है। देन लायबिलिटीज में गिवन है आपके पास क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स नेम्स आर चमनलाल, ओमपाल एंड कैपिटल गिवन है। So what will be the opening entry? Opening entry will be, अब जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी डेबिट हो जाएंगी और जो भी लायबिलिटीज है वो क्रेडिट। तो अल्टीमेटली आपकी एंट्री जो है वो है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये आपका इक्वल होना चाहिए दोनों साइड से। अभी आप ये एंट्री जैसे इस क्वेश्चन इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर मैं ये एंट्री करूं, अप्रैल 1 को आप आएंगे, ठीक है, डेट, ये पर्टिकुलर्स, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक गिवन है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। डेटर्स में इफ नेम्स आर गिवन तो आप सेपरेट नेम जो है वो सारे इसमें यूज कर सकते हो। अशोक,
अशोक है, विवेक एंड पवन, पवन विवेक, ठीक है। these are all assets. एक मशीनरी भी इसमें गिवन है, सॉरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में जितने भी आपके पास क्रेडिटर्स या कैपिटल गिवन है, तो चमनलाल एंड ओमपाल, टू चमनलाल टू ओमपाल टू कैपिटल। ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी, ठीक है। इसके बाद आपका आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास अपनी एंट्री आती है। ओके, अमाउंट सब आप इसमें फिल कर लेंगे। कैश की है 8000, यहाँ लेजर फोलियो का एक कॉलम है आपके पास। अब ये जब फॉर्मेट के साथ बनाएंगे तो इसको प्रॉपरली बना लेना। ये लेजर फोलियो, देन डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट अमाउंट। 8000, 20,000, 54,000, 12,000, 15, 20, and 60,000 machinery. Okay, liabilities में given है चमनलाल 7,000, 13,000, एंड कैपिटल आपके पास गिवन है 2 लाख। तो स्टूडेंट्स एक बात हमेशा आपने माइंड में रखनी है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल ऑलवेज आपका इक्वल रहता है। अगर अब आप यहाँ पर एंट्री करने के बाद आप डेबिट और क्रेडिट का टोटल चेक करेंगे, अगर ये टोटल आपका इक्वल है तो इट्स ओके, और अगर आपका ये टोटल इक्वल नहीं है, इट मीन्स या तो लाइबिलिटीज ज्यादा होंगी तो बैलेंस आएगा एसेट्स में, और अगर एसेट्स आपकी ज्यादा होंगी तो बैलेंस आ जाएगा लाइबिलिटीज में। तो अगर आपका बैलेंस एसेट्स में आ रहा है तो वो हम डालेंगे गुडविल में। गुडविल आपकी इट मीन्स क्वेश्चन में सॉरी इस बिजनेस में है, तो उस गुडविल की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, ठीक है। अगर आपके पास ये बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, मतलब लाइबिलिटीज में आता है, तो हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। ओके, इट मीन्स अब आप इसका टोटल करेंगे, अगर टोटल में जो भी डिफरेंस रहेगा, टोटल दोनों डेबिट का टोटल भी करेंगे और क्रेडिट का टोटल भी करेंगे। डेबिट का टोटल आपके पास और क्रेडिट का टोटल मिला के जो भी आएगा उसका डिफरेंस आ रहा है गुडविल 31,000। इट मीन्स एसेट्स जो है वो कम है कंपैरेटिव टू लायबिलिटीज। ओके, एसेट्स आर लेस देन लायबिलिटीज, सो जितने से वो डिफरेंस है आप वो निकालो, वो है 31,000। 31,000 से आप डेबिट करेंगे गुडविल अकाउंट को। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है जो आपने कैलकुलेट करी है, इसको BF के नाम से आप शो करेंगे क्योंकि ये आपने कैलकुलेट की है, ठीक है। ऐसे ही अगर बैलेंस आपका लायबिलिटीज में आता तो उसको आप यहाँ शो करते कैपिटल रिजर्व के नाम से, और वो भी बैलेंसिंग फिगर के साथ इसको शो करते। मतलब ऑलवेज ऐसा जरूरी नहीं है कि एसेट्स में ही आपका बैलेंस आएगा, बैलेंस आपका दोनों में से किसी में भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो मेन एंट्रीज आ रही हैं, जैसे बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स आपके क्या है, क्या होता है कि जो डेटर्स हैं, अगर वो, वैसे तो हमें कई बार डाउट रहता है कि कुछ डेटर्स अगर सपोज हमें पहले क्लियर है कि ये पैसा नहीं देंगे, तो हम उसके लिए प्रोविजंस भी क्रिएट करते हैं। प्रोविजंस क्रिएट करने का मतलब हम ऑलरेडी पहले से ही प्री प्लान करते हैं कि ये कुछ 5% डेटर्स जो है वो डाउटफुल है या फिर वो पैसा आगे नहीं देंगे आने वाले टाइम में, तो उनके लिए हम प्रोविजन बना लेते हैं, ठीक है। और जो श्योरिटी से ही बाद में पेमेंट नहीं आती है तो वो बैड डेब्ट्स हो जाती है आपकी, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स आपके लिए एक्चुअल में लॉस है। For example, Ravi, who owed us rupees 10,000, is declared insolvent. Insolvent मतलब वो उसका बिजनेस में काफी लॉसेस होने की वजह से वो इंसॉल्वेंट हो गया पर्सन, और अब वो पैसा देने की उसमें नहीं है पोजीशन में। एंड 30 पैसा इन अ रुपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। 30 पैसा मतलब 30%, 30 पैसा मतलब आप 30/100, 1 रुपए में से 30 पैसा, आपको 30/100 रिसीव हुआ है आपका पेमेंट। पेमेंट आपको लेना है कितना था उससे, 10,000। तो 10,000 का 30% मतलब 3,000 यू हैव रिसीव्ड। तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट। लेना था आपको 10,000, रिसीव्ड किया है आपने जस्ट 3,000, तो 7,000 से आपका लॉस है, तो कैश अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट,
बैड डेब्ट्स आपका लॉस है, लॉस, तो नॉमिनल अकाउंट यूज करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, जो भी पर्सन है वो रवि। कैश में जो रिसीव, यू हैव रिसीव 3000 एंड लॉस बाय 7000, टोटल 10,000। इस तरह से आप ये बैड डेब्ट्स की एंट्री करेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट सम स्पेशल एंट्रीज गिवन है। अगर यही बैड डेब्ट्स आपके रिकवर्ड हो जाते हैं, ये तो सपोज ये बैड डेब्ट्स हो गए, तो इसको हमने लॉस मानते हुए डेबिट कर दिया, ये देखो। लेकिन इन केस कभी नेक्स्ट ईयर में या कभी भी बाद में ये बैड डेब्ट्स रिकवर हो जाते हैं, तो फिर ये हमारे लिए इनकम हो जाती है, ठीक है। बैड डेब्ट्स रिकवर करने की एंट्री क्या हो जाएगी? समटाइम सो हैपेंस दैट द बैड डेब्ट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ आर सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड। तो उस केस में जो हमारी एंट्री हो जाएगी, तो बैड डेब्ट्स पैसा आपके पास वापस आएगा, एंट्री विल बी, ये है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट, ये एंट्री आपकी हो जाएगी, ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट है आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, ये एक वो है कि such expenses are termed as outstanding expenses. So these are the expenses which should have been paid during the current year but which have not been paid. जो हमने पिछले साल पे करने थे, पिछले साल के ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर में मतलब करने थे, लेकिन पे नहीं किए गए हैं और अभी वो आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, द एम्प्लॉय इज पेड सैलरी एट द रेट ₹1000 पर मंथ। अब एक एम्प्लॉय की 1000 पर मंथ की सैलरी थी, जो हम हर बार उसको पे कर दे थे, एंड इफ ड्यूरिंग द ईयर उसको अभी ओनली 11 मंथ सैलरी अमाउंटिंग टू रुपीज, मतलब अगर सिर्फ आपने उसको सिर्फ 11 मंथ की सैलरी ही पे किया है टू हिम, तो इस मंथ आपने उसको सिर्फ 11,000 ही पे की है और अभी उसकी 1 मंथ की जो सैलरी है वो ड्यू है, वो भी जो पेंडिंग है, उसी को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट। इसके बाद जो आपके पास दो तीन छोटी छोटी एंट्रीज और हैं, वो भी मैं आपको करा रही हूँ फटाफट से। नेक्स्ट है आपके पास प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा? जो नेक्स्ट ईयर में हैपनिंग होनी है लेकिन आपने उनको एडवांस में ही पे कर दिया है, तो वो होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो द बेनिफिट्स ऑफ सच एक्सपेंसेस विल बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। हमें अब इसका बेनिफिट मिलेगा अगले साल, क्योंकि अगले साल के एक्सपेंसेस आज ही पे कर दिए, अगले साल आपको उसको नहीं पे करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹1200 पेड ऑन 1 जुलाई। आपने 1200 1 जुलाई को पे किए इंश्योरेंस के लिए 1 ईयर के लिए, अब वो अगली 30 जून तक चलेंगे आपकी, और आपका जो टाइम पीरियड है वो 31 मार्च तक का होता है फाइनेंशियल ईयर, तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून 3 मंथ का आपने एडवांस में पे कर दिया, इट मीन्स वो आपका प्रीपेड है। एक्चुअल में जब आपने एंट्री की होगी वो तो आपने की होगी इंश्योरेंस, जो भी आप उसको पे कर रहे हो, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो आप करेंगे 1200 से ही, क्योंकि पेमेंट तो आपने पूरी की है और वो इसी करंट ईयर में की है। लेकिन इसमें जो 300 का केस है, यानी कि 3 महीने के जो पैसे हैं, 1200 का 3/12, ये आपका आएगा 300 रुपीज। ये 300 रुपीज आपने एडवांस में पे किए हैं, तो इसके लिए आप अलग से एंट्री करेंगे। इट इज अ प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट। ये आप करेंगे बाय 300, ये आपने जो एडवांस में पे किए हैं, ये नेक्स्ट ईयर आपको पे नहीं करने हैं, लेकिन इस साल आपने पे किए हैं, इसको प्रीपेड के नाम से शो करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ केस है आपके पास डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, इट इज द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टियर एंड पासिंग पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम निकलता है एसेट की वैल्यू डाउन हो जाती है, जैसे आप उसको यूज करते हैं, वियर एंड टियर उसके एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी वजह से उसकी जो वैल्यू डाउन होती है, उसको हम डेप्रिसिएशन के नाम से, उसको हम हर बार उसकी वैल्यू को कम करते रहते हैं एसेट की वैल्यू को।
ठीक है, तो एसेट्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एज इट्स वैल्यू इज रिड्यूस, जब उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है तो एसेट जो है वो क्रेडिट हो जाती है। तो एंट्रीज की क्या रहेगी डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, जो भी पर्टिकुलर एसेट है, मशीनरी है तो मशीनरी के नाम से दिखाएं, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के नाम से, कोई प्लान मतलब किसी भी जो भी नाम होगा आपके पास एसेट का उसी एसेट के नाम से उसको शो करेंगे, उसी वैल्यू उसी की वैल्यू डाउन करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका क्या रहता है कि ऑनर की है कैपिटल और उसको उसके बदले में हर साल उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो मिलता है। तो बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है, और ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके पास, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ये किसके ऊपर दे रहे हो आप, कैपिटल के ऊपर, सो कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिट। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट पॉइंट इसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है बेटा, जो पर्सनल यूज के लिए ऑनर ने निकाला है, विड्रॉ किया है बिजनेस में से, और उसके ऊपर बिजनेस भी चार्ज करता है इंटरेस्ट। ओके, तो ये इनकम है बिजनेस के लिए। तो अगर ये इनकम है तो ये आपकी क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू interest on drawings account. Okay, so students, my topic is completed now. So thank you so much, have a nice day, and do all questions related to these entries. Thank you. Excuse me, sir.